बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। कल मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से 24 तारीख से जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो नहायत ही अफसोसनाक अमल है और उसने माजी की तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं। जब भी पाकिस्तान में कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला होता है, जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अहम कोई दिन होते हैं, जैसे कि आपको पता था कि एक मुल्क के सदर अपने पूरे वफ्द के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। इससे पहले चाइना के सदर साहब जब पाकिस्तान आने थे, या जब IMF की पाकिस्तान के साथ अहम नेगोशिएशन होती हैं, तो ऐसे मौक़ों पर PTI की जानिब से पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश की जाती है। ये नहायत ही अफसोस की बात है कि जब पूरी कौम को एक यूनाइटेड होना चाहिए, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कौम को एक होना चाहिए, आपसी इख्तलाफ छोड़कर भी कौम को एक होना चाहिए, और जितने भी इख्तलाफात क्यों ना हो, इख्तलाफात करने के लिए और तहरीकों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन अहम उन टाइमिंग में इस तरीके के कॉल्स देना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ कोई अच्छी रवायत नहीं शुरू की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपका जो सवाल था कि चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, उनके साथ इमरान खान साहब की बेगम साहिबा, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, हमने वो फुटेजेस देखे जिस फुटेजेस पे पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, उनको उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारा गया, फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, FC के जवानों को शहीद किया गया। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि PTI चाहती ये है कि उनको लाशें मिलें। और ये मैं आपको बता दूं, जब पहला धरना था उस वक्त भी इमरान खान की ख्वाहिश यही थी, जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जलगार की थी, जब उन्होंने PTV पे हमला किया था, जब उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था, उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ डेड बॉडीज़ मिलें, जिस डेड बॉडीज़ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। तो ये भी वफाकी हुकूमत ने, मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर बहुत मुतरक नज़र आए, और उन्होंने जिस स्ट्रेटजी के साथ जो PTI की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडीज चाहिए थी, ये काबिल तहसीन उनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायत ही सासी निकली। वो मैं ख्याल समझता हूँ कि इमरान खान साहब से भी 2 हाथ आगे निकली। जिस तरीके से अवाम के ऊपर उन्होंने अवाम को मरवाने की पूरी कोशिश की, अवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रहीं, हेट स्पीच करती रहीं, जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। और फिर जगह क्या हुआ, आपने जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे, और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फ़रार हुई। तो ये अवाम के लिए आई ओपनर है कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप हमारे पीछे चलें, और जो लोग आपको फिर तशद्दुद की तरफ राग़िब करते हैं, जो लोग आपको इस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं कि आप तशद्दुद की सियासत करें, आप हाथ में पत्थर उठाएं, आप हाथ में लाठियाँ उठाएं, आप वेपन्स उठाएं, आप टीयर गैस के जो है गन्स अपने पास उठाएं, वो लोग ख़ुद आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनकी अपनी औलादें जो हैं वो इस वक्त जो है मुल्क से बाहर सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं। कौम की नौजवान नस्ल को उन्होंने जो है वो मुश्किल में डाला हुआ है, उनको वो दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2-3 दिन की कॉल 9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। इनकी कोशिश ये थी कि जिस तरह 9 मई को इन्होंने एक अंदोनाक वाक़यात किए थे, उस तरीके की इनकी नीयत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने उसमें रोल प्ले किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब के लिए आई ओपनर है, और ख़ास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई हैं, वैसे तो हर खातून का हम एहतराम करते हैं, लेकिन उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है, उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है, और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा,
सियासी जमात से आपका ताल्लुक है। जो इंटीरियर मिनिस्टर ने एक ऑर्डर किया था कि डी चौक पे पहुंचने वाले जितने भी यहाँ पर एहतजाज करने वाले हैं उन्हें स्टेट फायर किया जाए, गोलियां मारी जाए। तो इस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अगर जमहूरी रिवायत को देखा जाए तो एहतजाज सबका ही हक है, तमाम जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, तो इस एहतजाज को मुख्तलिफ क्यों देखा जा रहा है? देखिए जी, आपकी बात सही है कि एहतजाज सबका हक है, बिल्कुल एहतजाज सबका हक है, कोई मना नहीं करता। लेकिन आपने किस एहतजाज में देखे हैं कि लोग जो हैं वो मुंह पे ये मास्क पहन के आ रहे होते हैं, अपने मुजाहिरीन के हाथ में जो है टीयर गैस होते हैं, मुजाहिरीन के हाथ में वेपन्स होते हैं, मुजाहिरीन पुलिस को मारते हुए आपने वीडियोस नहीं देखी हैं? कौन से एहतजाज में जो पुलिस क्या स्टेट है ना, स्टेट मशीनरी है। अगर आप कौन से दुनिया के मुल्क में आप पुलिस वालों पे हमला कर सकते हैं? कौन सा मुल्क आपको अलाउ करता है कि आप पुलिस वालों पे हमला करें, आप फोर्सेस पे हमला करें, आप अपने रेंजर्स पे हमला करें? लास्ट टाइम भी उन्होंने ये किया, आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप गाड़ियों को आग लगाएं, आप सरकारी इमलाक को आग लगाएं, ये कौन सा एहतजाज होता है? और जिन ममालिक में इस तरह का एहतजाज होता है तो फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल दे रहे होते हैं, तो कैपिटल हिल में भी लोगों को 15-15 साल और 20-20 साल की सजाएं हुई। तो जिन जिन लोगों ने भी हाथ में वेपन उठाए हुए थे, जिन जिन लोगों ने भी हाथ में टीयर गैस की गन्स उठाई हुई थी, जिन जिन लोगों ने भी हाथ में डंडे पत्थर ही उठाए हुए, तो डेफिनेटली उनको कानून के हिसाब से उनको डील किया जाए। एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। एहतजाज का मकसद ये नहीं कि आप गन पॉइंट पे स्टेट को यरगमाल बनाने की कोशिश करें। कल को इस तरीके से मुसल्ला जत्थे कहीं पर भी निकल सकते हैं, और इस तरीके के मुसल्ला जत्थे जब कहीं पे निकलेंगे तो खुदा न खास्ता क्या सरकार की रिट ख़त्म हो जाए? आपको जो आपके इशूज़ हैं, आपके लिए अदालतें मौजूद हैं। हम भी अदालतों को फेस कर रहे हैं ना, हम भी सालों साल अदालतों को फेस करें, आप भी अदालतों को फेस करें, आप अदालतों से रिलीफ लें। ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय आप हथियार हाथ में उठाएं, आप सरकार की रिट को चैलेंज करें और आप जो है वो हुकूमत पे यलगार करें। मैं समझता हूँ ये किसी मुआज़िब मुआशरे में नहीं होता। और यहाँ पे जिस तरीके की रिवायत नई शुरू हुई है और फिर वही भागे, वो कहाँ चले गए खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, और कहाँ ये हुआ है कि जी इस तरीके से किसी ने रिट गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया हो। मैं अब छोटा सा मिसाल देता हूँ, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को और मोहतरमा फरयाल तालपुर साहिबा को जेल में डाला गया। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी ना, तो कितनी दफ़ा आपने देखा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर और यहाँ से जो है जत्थे भरकर जो है वो वहाँ पे लेके गए उनको छुड़वाने के लिए। लॉन्ग मार्च हमने भी की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हमने लॉन्ग मार्च की। पूरे पाकिस्तान तक मुझे बताएं कहीं एक जगह पे कोई एक गमला टूटा हो, कहीं एक पत्थर चला हो, हमारे रास्ते रोके गए। बहुत जगहों पे हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट की गई। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई की हुकूमत थी। पिंडी में जब हम थे आखिरी रात, और उस रात में हमें इस्लामाबाद जाना था, हमें वहाँ पे हमारे लोगों को रोका गया, हमारे वहाँ पे डंडे चलाए गए, वहाँ पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ ताकि हम इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में ना पहुँच सके। उसके बावजूद भी जवाबी तौर पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से था कि स्टेट पे कोई हमला नहीं करना, किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। ये होती है सियासी तहरीक चलाने का तरीका। और हमने कोई यहाँ से जत्थे लेके चीफ मिनिस्टर साहब या बाकी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ हमारे बाकी वर्कर वहाँ इस्लामाबाद नहीं पहुँचे थे, सरकारी मशीनरी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का जो रोल है, आप उनके एमएनएस के बयान देख लें। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए ट्रांसपोर्ट भरने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब उनके एमएनएस के बयान बता रहा हूँ। आप मोहतरमा शंदाना गुलजार साहबा का स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने टीवी पे कहा है कि जी हमें पैसे दिए गए हैं कि जी आप लोगों को लेकर आए। तो वो पैसा कहाँ से? ये सरकारी पैसा था ना, सरकारी पैसा चीफ मिनिस्टर हर एमएनए एमपीए को दे रहा है कि आप गाड़ियाँ भर कर लेके आएँ। और फिर उसी तरीके से उनको जिस तरीके से स्पॉन्सर किया जा रहा था, पूरी सरकारी मशीनरी, और वो तो धड़ल्ले के साथ कहते हैं जी हाँ मेरी मर्जी, मेरे सूबे की मशीनरी है, मैं पूरी मशीनरी लेके जाऊँ, मैं सरकारी वेपन यूज़ हो रहे हैं, सरकारी पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सारे रोल जो हैं वो आपको एक ब्लैक काली डिक्शनरी में लिखे जाएंगे, काले हुर्फों में लिखे जाएंगे कि जिस तरीके के केपी के हुकूमत का रोल रहा है और उनकी जो है बुशरा बीबी का रोल रहा है। बताइएगा, इस वक्त आप बता रहे हैं वज़ीर आला केपीपी के हवाले से, तो गवर्नर राज लगाने की जो है वो एक सोचा जा रहा था, और उस हवाले से गवर्नर साहब ने जो है वो स्टेटमेंट जवाब दे दी है पीएम और तमाम लोगों को कि जनाब इस वक्त सूबे की ये सूरत हाल है, तो क्या गवर्नर राज इस सूरत हाल में लगना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एज अ पॉलिटिकल वर्कर आखिरी शख्स होता हूँगा अगर मैं किसी को भी गवर्नर राज की मशवरा दूँ या उसकी सपोर्ट करूँ। लेकिन जो कल गंडापुर साहब ने किया है और 2-3 दिन में उनका जो रोल रहा है, जो केपीके की हुकूमत का और पीटीआई की हुकूमत का रोल रहा है,
मैं नहीं समझता कि ये लोग लायक हैं कि इनको हुकूमत करनी चाहिए। इनको कोई मॉरली लीगली राइट नहीं है कि आप सरकारी मशीनरी का, एक सूबे की मशीनरी वफाक पे हमला करने जाए तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी कानूनी तौर पर, मैं कानून की बात कर लूँ पहले, कि हम सब कानून के शागिर्द हैं, कानूनी तौर पर, मॉरली तौर पर पीटीआई अपना ये इख्तियार खो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसको हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन से लेकर तकरीबन तमाम ही बड़े जो लीडर हैं वो पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों से गए हैं, लेकिन अब उनकी सियासत का एक अजीब सा रुख आया कि जैसे एहतजाज सब करते हैं, झड़पें भी होती हैं, लेकिन कारकुन तो वहाँ मार खा रहे होते, लीडर भाग जाते हैं। क्या ये कोई पानी तब्दील हो गया, कोई क़यादत में गुफ्तगी है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पीटीआई बुरी जमात नहीं थी, उसका लीडर जो है ना बुरा था, जिसने पूरी पीटीआई को ख़राब कर दिया, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो लीडर उनका है इमरान खान साहब, जो कि इनकलाब की बातें भी करता है और ये फाइनल कॉल और सारी कॉलें आ गई, इस कॉल में चाहिए था कि उसकी बेगम साहिबा जो बाहर एक्स वाइफ वो भी आती, उनके बच्चे आते, उसके मामू आते, जो मामू आज उसके बच्चों के पूरी दुनिया में जो कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पीटीआई के हक़ में, जो इंटरनेशनल लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं जैक गोल्डस्मिथ ने, उसको आना चाहिए था। इमरान खान के बच्चों को आगे आना चाहिए था, उनके बेटे बेटियों सबको आगे आके इस तहरीक को लीड करना चाहिए था। ये होता है इनकलाब, कि भाई अगर पत्थर चलेगा तो पहले मेरे बच्चे पत्थर खाएंगे, अगर आंसू गैस का शेल चलेगा तो पहले मेरे बच्चे आंसू गैस के शेल खाएंगे। ये होता है इनकलाब। ये इनकलाब कतन नहीं है कि अपने बच्चे आप ठंडे मुल्कों में लॉक करके बैठा दो और कौम के बच्चों को आप छोड़ दो कि जी तुम लोग आके लाठियों का भी फेस करो, तुम लोग टीयर गैस को भी फेस करो, और उनको गलत तरीके से दहशतगर्दी की राह दिखाई जाए। तो मैं समझता हूँ ये इनकलाब की नाम पर पाकिस्तान के लोगों को जिस तरीके से गलत राह पे लगाने का सिलसिला बानी पीटीआई ने शुरू किया हुआ है, ये अब ख़त्म होना चाहिए। अब कौम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस तरह के लोगों को, ख़ासतौर पर मैं तो कहता हूँ, पहले सवाल लें जो मैं भी रिपीट कर रहा हूँ बात, कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो कंटेनर पे कहा कि जी मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मैं अपने शौहर साहब को आज़ाद ना करा दूँ, तो सबसे पहले वो क्यों भागी? उनको तो अपने, जब तक आखिरी वर्कर उनके जो वहाँ पे जो बैठे थे तब तक उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। ये कौन से लीडर थे जिनको बाहर से पुलिस की फोर्स देखकर जो है सबसे पहले भागना शुरू किया? पहले ये जवाब दें अपनी पीटीआई के उन वर्करों को, उन मासूम लोगों को जिनको ये लेकर आए। और जिस तरीके से फिर ये भी रिपोर्टें आई कि अफ़गानी शहरी जो है वो वहाँ पे उस धरने में मौजूद थे, वो जुलूस में मौजूद थे। कौन से मुल्क में गैर मुल्की शहरी जो हैं वो आके उनको इस्तेमाल किया जाता है कि आप हमारे मुल्क में आके तोड़ फोड़ करें, आप हमारे मुल्क में आके जो है वो जुल्म की जो है वो इस तरह के सिलसिले शुरू करें। तो ये सारे जितने भी दहशतगर्दी के उनकी नीयतें थी वो सारी एक्सपोज हुई हैं। और मैं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट नाइट बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि जिस तरीके से उस इलाके को क्लियर किया है, क्योंकि फॉरेन डिग्निटरीज़ वहाँ मौजूद हैं। ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मामला है, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। जब भी यहाँ से कोई फॉरेन डिग्निटरी जाएगा तो मैसेज पाकिस्तान की लेके जाएगा। उसको वहाँ के वज़ीर आज़म या सदर का नाम याद नहीं रहता है, उसको तो जी मैं इस मुल्क में गया था, इस मुल्क ने मेरे साथ क्या किया। अब वो डी चौक पे वहाँ बैठकर वो शेलिंग कर रहे हैं पीटीआई के लोग और वहाँ पे फॉरेन डिग्निटरीज मौजूद हो, तो ये बहुत ही उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक गलत रिवायत जो कि हमेशा पीटीआई और इमरान खान कंटिन्यू करते हुए आए, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। क्या समझते हैं कि पीटीआई को ऐसा उकसाने पर कौन लोग, मतलब जैसे क्या इंटरनेशनली लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत है जो उनको ऐसे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जजमेंट अब पढ़ ले मेरे भाई, उसमें लिखा हुआ है कि इसराइल और भारत इसको फॉरेन फंडिंग करते रहे हैं। तो जाहिर है ये किसके इंटरेस्ट में होता है और किसको चुभता है कि हमेशा अगर चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आना हो तो हालात ख़राब किए जाएं, अगर IMF के कुछ सिलसिले हो रहे हो तो हालात ख़राब किए जाएं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो तो हालात ख़राब करें, ताकि वो इन्वेस्ट नहीं सोचे यार इस मुल्क में हम क्यों जा रहे हैं। तो जाहिर है गैर मुल्की वो हाथ जो पीटीआई को सपोर्ट करते रहें, इलेक्शन में लड़ने के लिए भारत और इसराइल ने उसको फंडिंग दी है, जो कि अकाउंट नंबर्स के साथ, लोगों के नाम के साथ मौजूद है। और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ शर्जील मेमन, मरहूम अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ आपके सहाफ़ी,
उन्होंने अपने प्रोग्राम में नाम लिए कि जी इंदर दोसान और फलाना इन लोगों ने जो है इनको पैसे दिए। तो वो जो इंदर दोसान थे और जो वो जूश कंपनी थी जिन्होंने आपको फंडिंग दी है, वो ही चाहते हैं कि हर उस मौके पे कॉल दी जाए जिस मौके पे पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी होनी हो। पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा आखिर में रखना चाहिए, सबसे पहले मुल्क के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। मुझे बताएं 24 नवंबर को ऐसा क्या वाकया था कि 24 नवंबर दी गई, क्यों नहीं 30 तारीख दी गई या क्यों नहीं नेक्स्ट वीक दिया गया? क्योंकि आपको पता था कि इस मुल्क में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना है और आपने उस इवेंट को हाईजैक करने की कोशिश करनी है, आपने पाकिस्तान के लिए बुरा मैसेज बाहर छोड़ना है, इसलिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये मोबाइल लड़ाई के बाद मुक्का मार रहा है।